नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 8 जनवरी 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। काफ़ी सारे न्यूज़ हैं आज आपके लिए। मालदीव और भारत का कंट्रोवर्सी जो चल रहा है उस पर भी आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। और आज का आर्टिकल जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे महीने का, दिसंबर से लेकर और अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर देश में बहुत ही बड़े स्तर पर बहस छिड़ा हुआ है। IMF आपको पता ही एक संस्था है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया जिससे बताया कि भारत का जो ऋण जीडीपी अनुपात है वो 100% को क्रॉस कर जाएगा आने वाले समय में। और इसमें डिटेल आर्टिकल आया था, तो इसको आज हम लोग ज़रूर कवर करेंगे और ये आपके पीटी मेंस दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, उसके बाद से देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि जम्मू कश्मीर में अब लोकल बॉडी के भी मेंबर नहीं होंगे। आपको पता ही है कि 2019 ईस्वी से जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव के प्रतिनिधि नहीं बन पाए हैं, लोकल लोगों का कोई प्रतिनिधि भी नहीं बन पाया है। विधानसभा वहाँ का ख़त्म कर दिया गया है और अभी वहाँ पर परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है और 2026 तक मुझे लग रहा है वहाँ पर फिर से लोकल बॉडीज़ और जो विधानसभा है वो काम करने लग जाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है, अब लोकल बॉडी तो 2019 के बाद कम से कम था ना, लेकिन अब उसका 5 साल पूरा होने वाला है, तो इसलिए लोकल बॉडी भी अब समाप्त हो जाएंगे। और चूँकि नया सब कुछ बनेगा तो इसलिए करीब 1-1.5 साल तक, 2 साल तक मिनिमम, 2 से 3 साल क्या होगा तो वहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे। अब एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, होता क्या है, जनप्रतिनिधि एक्चुअली में लोकल जो मुद्दे होते हैं उसको अपनी आवाज़ देते हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर सरकार क्या करती है, उसका रिजॉल्व करती है, उसका समाधान ढूंढती है कि क्या इसका समस्या का समाधान हो सकता है। दरअसल में यही काम होता है आपके लोकल प्रतिनिधि का भी और जो विधानसभा सांसद के सदस्य होते हैं उनका भी। लेकिन अगर लोकल प्रतिनिधि नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा, किसके थ्रू वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके कारण से अनरेस्ट की स्थिति थोड़ी सी तो बन ही सकती है। खैर, सरकार को भी पता होगा ये चीज़ और कुछ न कुछ कदम तो उठाए ही जाएंगे इसको लेकर। अगला न्यूज़ है जीएसटी कलेक्शन का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि राज्यों के बीच में एक डिसोनेंस है। मतलब कि इसका मतलब होता है कि मतभेद है, एक अंतर है। जहाँ कुछ राज्यों में जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ बहुत ही तेज़ है, वहीं पर कुछ राज्यों में जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इस पर आधारित सवाल तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये डेटा ऊपर नीचे होता रहता है, हर महीने आता है ये डेटा जीएसटी का। तो किसी महीने में ज़्यादा आएगा, किसी महीने में कम आएगा, लेकिन मुख्य रूप से जो बताया गया है उसमें क्या क्लियर हुआ है कि मध्य प्रदेश हाईएस्ट ग्रोथ वाले राज्य में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है। वहीं लोएस्ट मेजर स्टेट विथ लोअर ग्रोथ वाले कौन कौन से हैं, तो गुजरात में 9.5% के आसपास है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, सबसे खराब स्थिति गुजरात की है जीएसटी ग्रोथ में। ओके, राजस्थान 11% के लगभग है, बिहार का 11.5% है, आंध्र प्रदेश का 12.5% है। आप ग्रोथ वाले का डेटा देखिए और जो लोअर स्टेट है उनका डेटा देखिए, आपको लगभग 50% का अंतर दिखेगा, है ना। तो यानी कि कुछ राज्य जो हैं वो जीएसटी कलेक्शन अभी भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनका ग्रोथ कम हो रहा है, विकास कम हो रहा है ना, ग्रोथ कम हो रहा है, वृद्धि कम हो रही है। वहीं कुछ राज्यों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, जिनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो इससे संबंधित डेटा या फिर एग्ज़ाम में सवाल तो ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि जीएसटी कलेक्शन में सभी राज्यों में अंतर क्यों आता है। तो अंतर क्यों आता है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट अलग अलग हैं, सभी जगहों के लोगों का खरीदने की शक्ति अलग अलग है, इसीलिए तो जीएसटी में अंतर आएगा। क्यों अंतर आएगा भाई? अब बिहार के लोगों की क्रय शक्ति जो है वो तमिलनाडु लोगों की क्रय शक्ति से थोड़ा सा अलग हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है? क्योंकि पर पर्सन जो इनकम है वो अलग हो सकता है, या उपभोग का स्तर अलग हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डेवलपमेंट कम हो सकता है, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बाकी तो इसमें डेटा नहीं पूछेगा। अब आज का आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले एक न्यूज़ देख लीजिए। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर है कि बांग्लादेश के जो शेख हसीना जी हैं वो चौथी बार प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में लोकतंत्र है क्या? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है। सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं को घर में बंद कर दिया गया और कोई विपक्ष में खड़ा ही नहीं हुआ। डमी कैंडिडेट्स खड़े किए गए, सारे नकली कैंडिडेट खड़े किए गए, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब दिखता है कि एक ही आदमी लड़ रहा है, चुनाव जीत गया,
है ना। तो बिल्कुल स्वैप कर दिया है उन्होंने, सारे के सारे मतलब जीत लिए हैं, बिना विपक्ष के चुनाव लड़ा और जीत गए, है ना। तो इस तरह का चुनाव हुआ है बांग्लादेश में और फिर से प्रधानमंत्री वो बन गई हैं। लेकिन भारत सरकार शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन हमारे, और हम ये भी चाह रहे थे कि यही जो है वर्तमान के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी वही प्रधानमंत्री भी बने। हम लोग भारत बांग्लादेश संबंध कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। शेख हसीना जी का भारत यात्रा भी हुआ था पिछले से पिछले महीने, और मोदी जी भी गए थे पिछले साल बांग्लादेश की यात्रा पर, इसलिए वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आर्टिकल देखते हैं क्या है। देखिए, IMF एक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये रिपोर्ट जारी करती रहती है वैश्विक इकोनॉमी और देशों की इकोनॉमी पर आधारित। इस रिपोर्ट में इसने बोला कि भारत का जो GDP और ऋण का अनुपात है, जो भारत सरकार ऋण लेती है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जैसे 100 रुपये जी का हमारा GDP है, तो हमने मान लीजिए कितना ऋण लिया हुआ है पूरे दुनिया से, लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट से। जैसे मान लीजिए 40 रुपया ऋण लिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि भाई ऋण और GDP का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारा 100 रुपये का GDP है और 100 रुपये का ऋण भी हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारी GDP का 100% हमारे ऋण का रेशियो हो गया। बिल्कुल सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा डेप्थ है ये, किसी दिन इकोनॉमिक्स का लेक्चर मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन सबसे सामान्य यही होगा इसका मतलब, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ऋण क्यों लेती है गवर्नमेंट और क्यों लेती है ऋण। आपसे अगर मैं पूछूँ तो पहला लेती है अपने खर्चे के लिए, ले सकती है क्या? बिल्कुल ले सकती है। कई सारी ऐसे सरकारें होती हैं जो अपने खर्चे के लिए ऋण लेती हैं। सरकारी खर्चा, सरकारी कामकाज के लिए, सरकार को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए जितना पैसा लगता है ना, वेतन देने से लेकर रेल से लेकर हर चीज़ के लिए, उसके लिए पैसा ले सकती है। डेवलपमेंट के लिए पैसा ले सकती है कि भाई मुझे सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे बनाना है, स्कूल बनाना है, या फिर लोगों को राशन मुहैया करवाना है, किसानों को सब्सिडी देना है। इन सब चीज़ों के लिए भी ऋण लिया जा सकता है। और क्यों लिया जा सकता है? और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिसके लिए ऋण ले सकती है भारत सरकार। तो ऋण जब ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ग्लोबल छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन एक पृष्ठभूमि में पहले बना रहा हूं, USA, जापान, ये ऐसे देश हैं, चीन भी उसमें ले सकते हैं आप, चीन का वैसे स्थिति सही है। USA और जापान को आप ले लीजिए, ये दुनिया के पहली इकॉनमी है USA, जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। इन दोनों का ऋण और GDP अनुपात 200% से भी ज़्यादा है। यानी कि GDP अगर 100 रुपये का इनका है, तो इनके ऊपर ऋण कितना है? 200 रुपये का ऋण है, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इतना बुरा भी नहीं होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंसर्न भी पैदा करता है कि आप ऋण क्यों ले रहे हो इतना। और 2014 के बाद भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा ऋण लिया है दुनिया भर से, तो इसको भी ज़रा ध्यान में रखेंगे। चुनाव में पहले मुद्दे बन जाते थे ऋण कि भारतीयों के ऊपर 3 लाख रुपए का ऋण हो रहा है, 2 लाख रुपए का ऋण हो रहा है। याद कीजिए चुनाव से पहले तो ये मोदी जी से पहले ये माहौल बन जाता था कि ऋण ले रहे हैं बहुत ज़्यादा हम, लेकिन अब ये सब इशू उड़ गए हैं सारे के सारे। देखिए क्या है, 4 तारीख को द हिंदू में आया था, द डिस्प्यूट ऑन द इंडियाज़ डेब्ट बर्डन। इसमें क्या है कि IMF की नवीनतम वार्षिक परामर्श रिपोर्ट में भारत के आर्थिक वृद्धि के लिए एक संतुलित संभावना का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में भारत के प्रभावी मुद्रास्फीति प्रबंधन को चिन्हित किया गया है कि भारत सरकार ने मुद्रास्फीति को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है, ये भी बताया गया। रिपोर्ट में केवल बुराई नहीं है, तारीफ भी की है भाई। लेकिन इसने भारत के ऋण के दीर्घकालिक संवहनीयता के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की है। रिपोर्ट में दीर्घावधि में ऋण प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सोच समझकर ऋण को लेकर आप अच्छे से मैनेज कीजिए इसको, जिससे क्या हो कि आपकी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन ना पड़े। अब आपके मन में एक सवाल तो नहीं ही आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है आप लोग बस सुनते होंगे। मैं आपको बताता हूँ सवाल। आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के ऊपर भी तो ऋण है? पाकिस्तान के ऊपर भी तो ऋण है, उसका ऋण पूरे दुनिया में चर्चा में क्यों रहता है? भारत के ऊपर में भी ऋण है। IMF ने बोला है कि भारत का ऋण 100% को क्रॉस कर जाएगा GDP का। क्यों हमारा जो ऋण का मुद्दा है ये हाईलाइट नहीं हो पाता है, या इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं व्यक्त की जा रही हैं? ज़रा सोचिएगा, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की तारीफ नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने नहीं सोचा ये? इसमें ये होता है ना कि किस देश के पास कितनी कैपेसिटी है उस ऋण को लौटाने की। हमारी GDP और इकोनॉमी दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। IMF को भी पता है, वर्ल्ड बैंक को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है ना कि इसने ऋण तो लिया है, किसी ने ऋण तो लिया है, लेकिन सारा ऋण लेता अपने खाने घूमने के लिए, यानी कि इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म नहीं किया है, उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है।
वहाँ की पॉलिसी अच्छी नहीं। इसके कारण से क्या होता है, पूरे दुनिया भर की संस्थाएं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या और भी संस्थाओं को ले सकते हैं, वो सब के सब कंसर्न खड़ा कर देते हैं, यहाँ पर रेड फ्लैग दिखाते हैं कि भाई ये देखो, इसे ऋण तो बहुत सारा ले रखा है लेकिन इसके लक्षण कर्म सही नहीं लग रहे मुझे, पता नहीं क्या होगा इसके ऋण का। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ऋण हर देश के ऊपर में होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी को देखकर रेड फ्लैग दिखाए जाते हैं कि हाँ ऋण सही है या गलत है, किस प्रकार से प्रभावित करेगा। भारत के ऋणों को दीर्घकालिक संवहनीयता पर चिंताएं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत का सरकारी ऋण 2028 तक सकल घरेलू उत्पाद के 100% तक पहुंच सकता है। 2028 तक, यानी कि अगला जो 5 साल होगा मोदी जी का गवर्नमेंट का 24 से 29, तो उसमें 28 ईस्वी में क्या हो सकता है, तो ऋण GDP अनुपात 100% तक पहुंच सकता है, ऐसा संभावना है। भारत की विनिमय दर व्यवस्था का पुनर्वर्गीकरण। IMF ने भारत की विनिमय दर व्यवस्था, एक्सचेंज रेट रिजीम को पुनर्वर्गीकृत किया है और इसे फ्लोटिंग के बजाय स्थिरीकृत व्यवस्था, स्टेबलाइज अरेंजमेंट के रूप में लेबल किया, जो भारत की मुद्रा प्रबंधन के तरीके में व्याप्त धारणा में बदलाव का संकेत देता है। ये इसने IMF ने पहले हमारा कर रखा था फ्लोटिंग, मतलब कि अस्थिर तरीके का है भारत का, लेकिन अब उसने कर दिया है कि भाई स्टेबलाइज अरेंजमेंट है भारत। और इसका मतलब क्या होता है स्टेबलाइज अरेंजमेंट का, जरा देखिए यहाँ पर क्या है। एक स्थिरीकृत व्यवस्था में सरकार विनिमय दर तय करती है। विनिमय दर का, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, $1 के लिए आपको कितना रुपया देना है। जैसे अभी 80 या 83 चलता है, डॉलर का रेट बढ़ता है तो जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। हाँ सही सुन रहे हैं आप, लेकिन दीर्घकालिक फ़ायदा नहीं होगा। अब मान लीजिए डॉलर का रेट हमेशा बढ़ता ही रहा, मार्केट में पैसा भी बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गई, तब तो नहीं होता ना फ़ायदा। लेकिन मैं आपको एक समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें होता क्या है, सरकार विनिमय दर को तय करती है, जबकि फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में या विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति बलों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पहले IMF ने कर रखा था कि भारत का फ्लोटिंग है, यानी कि 100% बाजार पर निर्भर है एक्सचेंज रेट, लेकिन अब भारत सरकार कई बार तय करती है एक्सचेंज रेट को। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं दिखाता है हमारी इकोनॉमी के बारे में, ऐसा IMF ने कहा है। ऋण प्रबंधन में उच्च दीर्घकालिक जोखिम। ऋण प्रबंधन में दीर्घकालिक जोखिम उच्च है क्योंकि भारत के जलवायु परिवर्तन समन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बृहत निवेश की आवश्यकता है। उसने बोला है कि ऋण प्रबंधन में, डेब्ट को मैनेजमेंट करने में भारत के समक्ष खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है भारत की इकोनॉमी पर, और उस प्रभाव से बचने के लिए भारत के पास निवेश भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये किसने बताया है? तो IMF ने। अब पब्लिक डेब्ट होता क्या, सार्वजनिक ऋण होता क्या है, ये जरा समझ लीजिए। परिचय। सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य उन कुल धनराशि से है जो बाह्य ऋणदाता और घरेलू ऋणदाता का सरकार पर बकाया है। घरेलू ऋणदाता का मतलब, मान लीजिए भारत सरकार को चाहिए 1 लाख रुपए, ठीक है, जीरो कम पड़ गया क्या, 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब भारत सरकार गई, एक बॉन्ड बनाया उसने, बॉन्ड सुना होगा आपने नाम, इस पर अशोक का शेर लगा दीजिए, इस पर लिखा होता है भारत सरकार, है ना। उसने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए के लिए बॉन्ड जारी हो रहा है, आप 6 महीने बाद लाओगे तो मैं आपको 1,10,000 रुपया दे दूंगा। 6 महीने में 10,000 रुपये की वृद्धि हो रही, कौन नहीं जाएगा। और चूंकि सरकार का गारंटी है, इसलिए कभी भी ये बॉन्ड खराब हो ही नहीं सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स के बॉन्ड में क्या होता है ना, उसका थोड़ा सा मार्केट में रिस्पेक्ट कम होता है। चूँकि सरकार का जो बॉन्ड होगा उस पर क्या होता है, लीगल होता है वो, कि सरकार तो कभी डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं सकती, इसलिए मैक्सिमम लोग सरकार का बॉन्ड खरीदते हैं। अब भारत सरकार ने बॉन्ड देकर दरअसल में क्या लिया है, मार्केट से पैसा लिया है, कैश लिया है, करेंसी ली है मार्केट से। मार्केट मतलब आप भी ले सकते हो, अंबानी साहब भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है सरकारी बॉन्ड, लेकिन आपके पास उतना पैसा कहाँ होगा। भारत सरकार 1 लाख रुपए का थोड़ी ना बॉन्ड आता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इससे भारत सरकार देश से भी ऋण लेती है, और कोई विदेश से भी संस्था है जो भारत सरकार को ऋण देना चाहे तो ऋण दे सकती है जब हमें ज़रूरत होती है। तो ये हो गया आपका ऋण, इसी को क्या कहा जाता है, पब्लिक डेब्ट। ओके, भारत में सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार के वे सभी दायित्व शामिल होते हैं जिन्हें भारत की संचित निधि से धन का उपयोग कर निपटाया जाना आवश्यक होता है। आर्टिकल 110 याद कीजिए, 110 मनी बिल क्या कहता है भाई, ये कहता है कि संचित निधि से कोई भी धन की निकासी, कोई भी धन को लाना, संचित निधि के आधार पर कोई भी ऋण लेना, संचित निधि के आधार पर कोई भी ऋण चुकाना, ये सब के सब मनी बिल के तहत आते हैं। तो संचित निधि पर ही सारा कुछ ऋण वगैरह लिया जाता है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ओके,
मुख्य प्रकार क्या होता है? बाह्य ऋण। यह किसी देश के ऋण का वह भाग है जो हम विदेश से लेते हैं। विदेश में किससे ले सकते हैं? किसी सरकार से भी ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ले सकते हैं, या फिर कोई निजी संस्था भी हो सकती है जिससे हम ऋण ले सकते हैं। आंतरिक ऋण क्या होता है? देश के अंदर व्यक्ति, अंबानी साहब हो गए, बैंक, कोई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, कोई और बैंक हो गया, या अन्य घरेलू संस्थानों सहित विभिन्न उधारदाताओं का सरकार पर बकाया ऋण जो होता है वो देश के अंदर का ऋण होता है, घरेलू ऋण, है ना। आंतरिक ऋण को आगे विपणन योग्य और गैर विपणन योग्य प्रतिभूतियों, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में वर्गीकृत किया गया है। किसको? तो आंतरिक ऋण को। ओके, आंतरिक और बाह्य ऋण तो समझ में आ गया होगा। उद्देश्य क्या होता है ऋण लेने, क्यों लिया जाता है ऋण? अब जरा इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बस, है ना। देखिए इसमें क्या है, सरकारी व्यय का वित्त पोषण है सबसे पहले। इसका एक प्राथमिक उद्देश्य सरकारी व्यय के लिए विशेष रूप से बजट घाटे के दौरान, बजट घाटे का मतलब क्या होता है? अब पूरे देश भर का हम बजट बनाते हैं, फरवरी महीने में अभी आएगा बजट आपका, और उसके लिए हमें चाहिए 100 रुपया, है ना, बजट के लिए। अब हमारे देश में जो हमें इनकम हुआ है सभी जगहों से, भारत सरकार को जो सभी जगह से पैसा प्राप्त होता है वो प्राप्त हुआ 80 रुपया, यानी कि 20 रुपये का बजट घाटा है। अब 20 रुपये कहाँ से लेंगे? तो 20 रुपये थोड़ा सा देश से ऋण ले लिया, थोड़ा सा विदेश से ऋण ले लिया, थोड़ा संस्था से ले लिया, थोड़ा बॉन्ड से ले लिया, अलग अलग जगहों से क्या करते हैं हम? ऋण जुटा लेते हैं। ओके, पहला उद्देश्य तो यही होता है। दूसरा होता है अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। सार्वजनिक ऋण को आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए रणनीतिक रूप से प्रतिचक्रीय उपाय, काउंटर साइकिल मेजर्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। किसको? तो सार्वजनिक ऋण को। उधार के माध्यम सरकारी व्यय की वृद्धि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकती है। जैसे कई बार क्या होता है ना, देश की इकॉनमी में मंदी की स्थिति बन जाती है, मतलब निवेश नहीं आ रहे होते हैं। निवेश का मतलब क्या है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स है ये, टर्मिनोलॉजी अगर आपको ध्यान में रह गया तो बाकी पूरा इकोनॉमिक्स आपके इर्द गिर्द घूमता है। अपने आस पड़ोस से नज़र दौड़ाइए, सारा इकोनॉमी दिखेगा। जैसे सरकारी व्यय का मतलब क्या होता है? अब सरकार के पास देख रहा है, सरकार के पास डेटा आता है कि भाई देश में मंदी बन रहा है, लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, या लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, कार नहीं खरीद रहे, घर नहीं खरीद रहे हैं, और लोग फ्रिज भी नहीं खरीद रहे। इससे क्या होता है? देश में आर्थिक मंदी। सरकार चाहती है कि आप बैंक पैसा जमा करके बिल्कुल ना रखें, आप खर्चा करें मार्केट में जाकर, या तो आप शेयर मार्केट में लगा लें, या फिर बीमा खरीद लें, कुछ तो करें। आप इकोनॉमी में पैसा जमा करके मत रखें, सरकार ये चाहती है। अब देखिए सरकार ने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, एक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। ठीक है, सड़क बनेगा पूरा नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक। अब यहाँ से वहाँ तक सड़क बनेगा तो क्या होगा? कंपनी आएगी, कंपनी को भारत सरकार ठेका देगी। कंपनी क्या करेगी? मजदूर को हायर करेगी, इंजीनियर को हायर करेगी, आर्किटेक्ट को हायर करेगी, और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ठेकेदारों को हायर करेगी। उन सबको पैसा देकर काम करवाना शुरू करेगी। यानी कि भारत सरकार ने एक बार में क्या किया? 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए देश भर में बांट दिए, कंपनियों को दे दी। कंपनी ने क्या किया? वर्कर्स को हायर करना शुरू कर दिया। दूसरा क्या होता है? ये सरकारी कर्मचारी हैं, रेलवे के हैं, या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो सकते, बिहार सरकार का भी हो सकता है अगर बिहार सरकार देना चाहे तो। उन्होंने क्या बोला कि इस महीने का हम आपको वेतन बोनस में देंगे, 20,000 रुपये हम आपको ज़्यादा देंगे, 25,000 30,000 जितना भी आपका वेतन है। तो आप क्या करोगे? बोनस का बोनस लोग खर्चा करने के लिए चले जाते हैं मार्केट में, फिर से पैसा घूम के कहाँ पर आ गया? सरकार के पास ही आ गया। खर्चा करेंगे तो सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे यानी कि डिमांड बनेगा मार्केट में, डिमांड बनेगा यानी कि सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये सारा का सारा इकोनॉमी की एक्टिविटी भारत सरकार एक फैसले से कंट्रोल कर सकती है। तरलता का प्रबंधन करने के लिए भी ऋण लेती है कई बार। विकास योजनाओं का वित्त पोषण, बहुत सारी विकास की योजनाएं चलती है भारत सरकार का, जिसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, बिना पैसा कैसे चलेगा। अब एक दिन में मनरेगा के तहत देश और मान लीजिए 10 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, 10 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। अब उन सबको तो पैसा भी तो देना है, शाम को जब वो मजदूर काम करके जाएंगे तो उनको पैसा भी तो देना है, भारत सरकार ही तो देगी। अलग अलग राज्यों को पहले पैसा देगी, राज्य क्या करेंगे? इन मजदूरों को देगी। तो ये सारा का सारा काम भी इसी के तहत होता है। सार्वजनिक ऋण को देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे ऋण जीडीपी अनुपात, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के रूप में व्यक्त किया जाता है। उच्च अनुपात अर्थव्यवस्था का आकार के सापेक्ष बड़े ऋण बोझ को इंगित करता है कि इकोनॉमी का कंडीशन है, मतलब कि आपकी आय है 100 रुपये का और आपने ऋण ले रखा है 150 रुपये का, तो ये क्या है? आपके आय से भी ज़्यादा आपके ऊपर ऋण हो गया है। अब आय है आपकी मंथली 30,000 रुपये की और आपने ऋण ले रखा है 5 लाख रुपए का, तो चुकाने में तो हालत तो ख़राब होगा ही ना। तो वही स्थिति बन जाती है जब ज़्यादा क्या हो जाता है, तो ऋण हो जाता है। तो भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए चिंताएं कौन सी हैं? भारत में सार्वजनिक ऋण का बढ़ता स्तर, देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि जनवरी से दिसंबर तक में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो वो यही है।
यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है आपके पीटी में सभी एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मार्च 2023 के अंत में केंद्र सरकार का ऋण 155.6 ट्रिलियन रुपए, कितना, बहुत सारा रुपया, बस इतना ही दें। घरेलू उत्पाद का 57.1% था। मार्च 2023 में हमारे जीडीपी का 57.1% जो रुपया होगा वो हमारे ऊपर ऋण था, जबकि राज्य सरकार का कुल ऋण बोझ में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 28% का योगदान दे रहे हैं। अब राज्य सरकार का जो कुल ऋण बोझ है वो जीडीपी में कितना परसेंट का योगदान दे रहे हैं, 28% का। यानी भारत सरकार के से भी ज़्यादा किसकी स्थिति खराब है, राज्य सरकारों की स्थिति खराब है। अब केरल गवर्नमेंट का एक आर्गुमेंट याद कीजिए, कुछ महीने पहले का, जोड़ना सीखिए, जिसमें केरल गवर्नमेंट ने बोला था, आरोप लगाया था भारत सरकार पर, और भी कुछ गवर्नमेंट ने लगाया था कि भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसके कारण से राज्य के ऋण जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और राज्य के ऋण बढ़ने का मतलब क्या होगा, राज्य तो अपने देश के अंदर ही है ना, देश के ऊपर में ऋण कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो यानी कि 57% में से आप 28% को हटा दीजिए, उतना ही ऋण भारत सरकार के ऊपर में है। बाकी का सारा ऋण किन का है, राज्य सरकारों का है, जो राज्य बहुत ज़्यादा ऋण ले रहे हैं उनका है ना। और राज्य का जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट होता है, जो उनका राजकोष का मैनेजमेंट होता है, वो भी सही नहीं होता है आए दिन, तो इसके कारण से भी ऋण कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। भारत का सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात 2005-06 में 81% से कुछ बढ़कर 2021-22 में 84% हो गया, जो वर्ष 2022-23 से पुनः 81% हो गया है। ओके, अगला क्या है, उच्च ब्याज भुगतान। भारत में ब्याज भुगतान सकल घरेलू उत्पाद के 5% से अधिक और राजस्व प्राप्तियों का औसतन 25% है, जो शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर सरकारी व्यय से कहीं अधिक है। ब्याज भुगतान के लिए भारत सरकार को प्रतिवर्ष इतने पैसे देने पड़ते हैं जितना शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट पर खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ऋण का मतलब केवल एक ऋण ही नहीं होता है, ऋण तो आपको चुकाना है ही, लेकिन आप जो उसका ब्याज चुका रहे हो ना ऋण का, अलग अलग देश में भी विदेश में भी, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब होता क्या है, ज़रा एक बात और ध्यान से सुनिए। अब जैसे हमने जब ऋण लिया तब डॉलर का रेट था 70 रुपया, और आज डॉलर का रेट हो गया है 83 रुपया या 82 रुपया। तो ऋण जो हमने लिया था उसमें भी 13 रुपया के करीब में हमें ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अब हमने लाखों करोड़ों ऋण लिया है, तो उसमें 13 करोड़ रुपया का बढ़ाकर देखिए कितना सारा ऋण बढ़ जाता है $1 के दाम बढ़ने से, या $1 के दाम घटने से कितना ऋण कम होता है और बढ़ता है, इसका अंदाज़ा लगाइएगा ज़रा। तो जब आपको सुनाई देता है मार्केट में, आप तो सुनाई भी नहीं देता है क्योंकि टीवी पर तो अब ये सब चीज़ें बहस ही। पहले याद कीजिए, डॉलर 64 रुपये का हो जाता था तो सरकारें हिल जाती थी, डॉलर क्यों ऐसा हो रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, डिबेट होता था इन सब चीज़ों पर। लेकिन अब ये सब इशू हमारे लिए रहे ही नहीं, अब बहुत सारे इशू हैं अलग अलग। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि डॉलर के उतार चढ़ाव से देश के ऊपर में ऋण ज़्यादा और कम हो जाता है। ठीक है, राजकोषीय नीतियों पर सीमाएं। सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर आर्थिक मंदी के समय प्रति चक्रीय राजकोषीय उपायों को लागू करने की सरकार की क्षमता को सीमित कर देता है। सरकार राजकोषीय चीज़ों को लेकर बहुत सारे पॉलिसीज़ को बनाने से रुक जाती है जब बहुत ज़्यादा ऋण हो जाता है। तो यह सीमा झटके और आर्थिक चुनौतियों के जवाब देने में सरकार की प्रभावशीलता को भी बाधित कर सकती है। अब अचानक से आपके इकोनॉमी मंदी आ गई, आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, तो हो सकता है कोई ऋण ना दे, बोले कि पहले का पहले ऋण चुकाओ, ये भी तो हो सकता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। निम्न क्रेडिट रेटिंग, लगातार उच्च घाटा और ऋण स्तर रेटिंग एजेंसियों द्वारा निम्न सॉवरेन रेटिंग का कारण बन सकता है, जिससे बाहरी वाणिज्यिक उधार की लागत बढ़ सकती है, जिससे सरकार के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन जुटाना अधिक महंगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा क्रिजिल, या फिर आपने सुना होगा मूडी या मूडी ऐसे ही लिखते हैं, कोई और है पता नहीं, मूडी, ये सब क्या है, ये सब रेटिंग देती हैं रेटिंग एजेंसी हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाने से पहले आप देखते हो इसको 4 स्टार मिला है कि 5 स्टार, उसी प्रकार से ये सब एजेंसियां देश की इकोनॉमी को रेटिंग देती हैं कि ये इकोनॉमी 4 स्टार वाली इकोनॉमी है, यानी कि बहुत अच्छी इकोनॉमी है, या फिर ये इकोनॉमी 1 स्टार वाली है। इसी में BA, AAB इस प्रकार की रेटिंग देती है अलग अलग एजेंसी। अब इनके रेटिंग देने से होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपके पास भारत सरकार गई ऋण लेने के लिए, तो उद्योगपति क्या बोलेगा कि इसको मैं ऋण दूं, ये देश आया है मेरे पास ऋण लेने के लिए, इससे पहले इस देश की स्थिति तो पता चले। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इसको रेटिंग कितनी मिली हुई है। अगर आपकी रेटिंग ख़राब होती है
तो वो आपको ऋण देने से कतराएगा, आपके लिए ऋण लेना फिर कठिन काम हो जाएगा, आपको ऋण आसानी से मिलेगा नहीं। ओके। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और भावी नागरिकों पर बोझ बढ़ता है। निजी निवेश कम हो जाता है, इससे धीरे धीरे क्राउडिंग आउट का इफेक्ट पैदा हो सकता है। बहुत सारे लोग अचानक से पैसा खींचकर भाग सकते हैं, निवेश कम हो सकता है। वित्तीय प्रणाली से संलग्न जोखिम भी इसके कारण से हो सकता है। अब आप बोलो सारा कुछ तो आप समस्या ही बता रहे हैं, समाधान तो बता ही नहीं रहे कि इसका समाधान क्या है। समाधान देखते हैं क्या है। विवेकपूर्ण रुख होना चाहिए, राजकोष से समेकन हासिल करना चाहिए। FRBM एक्ट NK सिंह समिति ने केंद्र सरकार के 40% और राज्यों के लिए 20% ऋण GDP अनुपात की परिकल्पना की थी, जहां कुल 60% सामान्य सरकारी ऋण GDP का लक्ष्य रखा गया है। NK सिंह समिति याद कीजिए, वित्त आयोग भी बना था, जिसने बोला था, क्या बोला था कि भाई आपके ऊपर ऋण GDP अनुपात 40% और 20% के आसपास राज्य और केंद्र पर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ओके। राज्य स्तर पर राजकोष से सुधार कीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि केंद्र से ज़्यादा किसकी स्थिति खराब है, तो राज्यों की स्थिति जो है वो ज़्यादा खराब है। अतिरिक्त राजस्व जुटाना चाहिए हमें। कर संग्रह और अनुपालन को बढ़ाना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स चोरी, इन सभी को कम करना पड़ेगा हमें। देश भर से ज़्यादा मात्रा हमें टैक्स चुकाना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, भारत सरकार की आय बढ़ जाए। आय बढ़ने से क्या होगा, ऋण GDP अनुपात अपने आप कम होने लग जाएगा। प्रशासनिक सुव्यवस्थिता और नए करों के अंगीकरण और बेहतर प्रशासन के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाए जा सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि ऋण GDP अनुपात में सुधार हो सकता है। अब संरचना और क्षमता निर्माण में व्यय को पुनः उन्मुख करना। अब संरचना में निवेश, आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, सतत विकास को बढ़ावा देने के भौतिक अवसंरचना, मानव पूंजी, हरित पहल में निवेश को प्राथमिकता दी जाए। अब होता क्या है, मान लीजिए ऋण लिया भारत सरकार ने और सारा खर्चा कर दिया कहाँ पर, तो वेतन देने में और अलग अलग चीज़ों में, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। वहीं सड़क, अस्पताल और मानव पूंजी पर अगर खर्च किया जाता है, तो मानव पूंजी पर खर्च करने का मतलब ज़्यादा लोग पढ़ लिख लेंगे, नौकरी मिल जाएगी सभी को अच्छे से। तो नौकरी मिलने पर क्या होता है गुरु, आप खर्चे करते हो, आपके पास व्यय शक्ति बढ़ जाती है, क्रय शक्ति दोनों बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, आप बाजार में जाओ, खर्चे करोगे, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और भारत सरकार को फायदा होता है टैक्स से। ओके। घाटे में चल रहे PSU का निजीकरण करके हटाना चाहिए उनको। बहुत सारे PSU को तो हटाया भी है भारत सरकार ने। सार्वजनिक योजनाओं PPP मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाना चाहिए। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी सामाजिक योजनाओं का सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंगीकरण पर विचार कर सकती है। इसमें सार्वजनिक ऋण को कम करने में मदद मिल सकती है। ग्रीन डेट स्वैप का आरंभ करना। ग्रीन डेट स्वैप में एक देनदार राष्ट्र उसके लेनदार मौजूदा ऋण के आदान प्रदान या पुनर्गठन के लिए इस तरह समझौता वार्ता करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल और सतत परियोजनाओं के साथ संरेखित होते हैं। इसके तहत भी भारत सरकार क्या कर सकती है, ऋण का समेकन कर सकती है। संस्थागत तंत्रों का उपयोग कर सकती है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, अपने ऋण का मैनेजमेंट हो सकता है। तो कुछ उपायों को भी ध्यान में रखिएगा। मुख्य रूप से टैक्स कलेक्शन और सार्वजनिक वित्त में हमें निवेश करना चाहिए। सार्वजनिक अवसंरचना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। रोजगार मुहैया करवाना चाहिए लोगों को, और इससे क्या होगा, ऋण GDP अनुपात सुधर सकता है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि मालदीव सस्पेंड 3 डिप्टी मिनिस्टर फॉर रिमार्क अगेन मोदी जी। हुआ क्या, देखिए, सांकेतिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ करते हैं और अच्छा भी किया है, बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री महोदय ने। क्या किया है, पहले फोटो देख लीजिए उनका, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, ये है मोदी जी का फोटो। मोदी जी कहाँ गए थे, मोदी जी गए थे लक्षद्वीप घूमने के लिए, है ना। और लक्षद्वीप गए, वहाँ पर मस्त फोटो खिंचाया। देख रहे फोटो खिंचवा रहे हैं, मस्त एकदम। ये वाइट ड्रेस में है, एक ब्लैक कुर्ता में भी है, सॉल ऑल ओवर के, एकदम बढ़िया सा फोटो खिंचाया है, मतलब ठीक है। बहुत लोग लाइक कर रहे हैं इसको, फोटो को, वाकई अच्छा फोटो था। ये सांकेतिक होता है। सांकेतिक का मतलब क्या होता है, मालदीव नामक एक छोटा सा देश जिसका खाना पूर्ति, रोजी रोटी हमारे से चल रही है, हमसे चल रही है, हमारे बगल में रह रहा है, और उससे बड़ा तो हमारा लक्षद्वीप का एरिया है और अंडमान निकोबार का एरिया है, वो हमें धमकी दे रहा था इंडिया आउट, है ना, इंडिया आउट। तो इंडिया को जब आप आउट करोगे तो इंडियन भी वहाँ से आउट होंगे, और इंडियन अगर आउट हुए तो आपकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। क्यों चरमराएगी वो भी मैं दिखाऊंगा। हुआ क्या, मोदी जी ने ये सब फोटो ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप सभी लोगों को भी लक्षद्वीप आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को उनके एक लाइन बोलने से लक्षद्वीप आना चाहिए। इसका बहुत बड़ा सांकेतिक संकेत है। इसका संकेत ये है कि आप इंडिया आउट जो मालदीव से चला रहे हो, तो इंडियन भी आउट हो जाएंगे वहाँ से। हम नहीं आएंगे आपका घूमने मालदीव, हमारे यहाँ भी आपसे अच्छे बीचेज हैं, बहुत सुंदर सुंदर समुद्र तट है हमारे पास, अंडमान में भी और लक्षद्वीप में भी। अब मालदीव देश जो है वो किसका बना हुआ है, कोरल रीफ का बना हुआ है। कोरल रीफ पता ही होगा आपको,
कोरल रीफ, रीफ जिसको बोलते हैं, है ना, प्रवाल भित्ति, उसका बना हुआ है पूरा पूरा लक्षद्वीप और मालदीव भी। तो जो मालदीव में सुंदर सुंदर बीच दिख रहे हैं, आपने सजा सजा के बनाया है, वो तो हम लक्षद्वीप में भी कर सकते हैं। हमारे देश के लोगों से हमने अपील किया कि आप लक्षद्वीप ही आइए। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, उसके बाद ये मुद्दा हवा होने लग गया कि मालदीव, ट्विटर पे कैंपेन चलने लगे कि मालदीव जो है वो बार बार इंडिया आउट और भारत विरोधी हरकतें करता है, भारत विरोधी सरकार है वहाँ पर। उसके बाद से मालदीव के 3 मंत्री आए, उन्होंने उड़ता तीर पकड़ लिया। बेवकूफ़ हैं, इसीलिए उन्होंने किया। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। उनको समझ में आना चाहिए था कि भारत के लोग फंसा रहे हमको। उन बेवकूफ़ लोगों ने क्या किया, मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और भारतीय लोगों को लेकर, भारत को लेकर बहुत ही विभत्स तरीके का टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग बहुत ही गंदे होते हैं। खुले में बीच पर पेशाब करते हुए फ़ोटो डाल दी। मोदी जी के लिए बोला कि इजराइल के पपेट हैं। इस तरह के रिमार्क हमारे प्रधानमंत्री के लिए और हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए किया। किसने? तो मालदीव ने, जिसकी रोजी रोटी हमसे चलती है। उसके बाद और भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आए भारत के, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि अब तो मालदीव जाना बनता ही नहीं है, आप लक्षद्वीप ही जाइए। बहुत सारे लोगों ने टिकट भी अपना कैंसिल करवा लिया। जो लोग आज तक हरिद्वार नहीं गए वो बेचारे भी बाइकआउट मालदीव का ट्वीट कर रहे थे कि बाइकआउट मालदीव। जिन्होंने आज तक भारत में समुद्र नहीं देखा वो भी मालदीव को बाइकआउट कर रहे थे। अच्छी बात है, यूनिटी कहीं तो दिखनी चाहिए। ये एक सांकेतिक तौर पर मालदीव को जवाब दे दिया गया है कि इंडिया आउट का कैंपेन चला लीजिए, लेकिन आपको नुकसान ज़्यादा होगा, हमें नुकसान कम होने वाला है। तो थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में देख लीजिए। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही मोदी जी गए थे, कोचीन से लक्षद्वीप के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल का भी उद्घाटन कर दिया गया, फाइबर लाइन जोड़ दिया गया है। उसके अलावा लक्षद्वीप में भारत सरकार 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश कर रही है और इस निवेश के कारण मालदीव जो है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जवाब तो हम ज़रूर देंगे, वो अपने तरीके से हम देंगे, ठीक है। आपको याद होगा, इससे पहले सांकेतिक रूप ऑफ मैं समझाता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री गए थे हीरा के ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। उससे एक दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ समझाया था कि G7 देशों ने बोला है कि हम रूस के हीरे का, रूस का कच्चा हीरा जो जो देश पॉलिश करेंगे, हम उन सब पर क्या लगाने वाले, सैंक्शन करने वाले हैं। तो हमने बोला ठीक है, करो सैंक्शन। सरकार जो है वो हीरा उद्योग के साथ खड़ी है। इसका संकेत था वो हीरे के ऑफिस का उद्घाटन, ठीक है। इसका मतलब ये था कि भारत दुनिया भर के हीरे के बाजार को कंट्रोल करता है, तो हमें सैंक्शन करोगे तो आपकी इकॉनमी भी धड़ाम से गिरने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से ज़्यादा होता है और होना भी चाहिए। आजकल के समय में जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। अब चलिए लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का फोटो देख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीपीय समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप शामिल हैं और सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है। बहुत ही खूबसूरत। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नेचुरल कंडीशन में आज भी हैं वहाँ पर और ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, इसलिए वो अपने प्राकृतिक स्थिति में बना हुआ है। इस पॉइंट में मैंने आपको कुछ और बोल दिया कि पर्यटन बढ़ने से कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी होगा अगर सही से मैनेज नहीं करेंगे तो, ठीक है। एक प्रशासक के माध्यम सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। ये डायरेक्ट किसके नियंत्रण, केंद्र के। आपको पता है आज़ादी के बाद क्या हुआ था, भारत सरकार ने बोला कि भाई जल्दी से जाओ, लक्षद्वीप कोई गया कि नहीं, वहाँ पर कहीं पाकिस्तान न हमसे पहले पहुँच जाए। और आधे घंटे पहले हमारी सेना लक्षद्वीप पर पहुँच कर अपना झंडा गाड़ दिया हमने, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी वहाँ से, नेवी वहाँ से लौट गई और उन्होंने लक्षद्वीप पर कब्जा नहीं किया, नहीं तो वो भी लक्षद्वीप की तरफ में आ रहे थे। बिल्कुल सही सुन रहे, आधे घंटे का अंतराल के कारण इतना स्ट्रेटजिक रूप से इंपॉर्टेंट जगह आज हमारे पास है। वो कौन सा है, तो लक्षद्वीप है वो, है ना। एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 3 उपद्वीपीय समूह शामिल हैं। अमीन द्वीप समूह, लेक डाइव्स द्वीपीय समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह। अमीन द्वीप समूह सबसे उत्तर में है, फोटो दिखाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा, अभी पूरा मैप दिखाऊंगा। जबकि मिनिकॉय समूह सबसे दक्षिण में है। यहाँ के सभी छोटे द्वीप प्रवाल मूलक एटॉल हैं। ये चारों तरफ से फ्रीजिंग रीफ से घिरे हुए हैं। राजधानी कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी, यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है और मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है। मुस्लिम पॉपुलेशन, अगर हम लोग डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर मोर देन 90% जो हैं वो कौन है, तो मुस्लिम है। अब क्यों हैं आपने तो सोचा नहीं होगा,
मैं आपको सोचवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। राजधानी कावराती लक्षद्वीप के राजधानी यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है। पट्टी द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है। यह एक निर्जन द्वीप है, कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं रहते पट्टी द्वीप में। जनसंख्या यहाँ की 93% से अधिक आबादी स्वदेशी है, जिनमें मुस्लिम धर्म के अधिकांश सुन्नी संप्रदाय के सभी से संबंधित हैं, स्कूल से संबंधित हैं। यहाँ के सभी द्वीप मिनिकॉय को छोड़कर मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग महल बोली बोलते हैं। कौन से बोली? महल। देवही लिपि में लिखी जाती है या मालदीव में भी बोली जाती है। ये भाषा भी कहीं न कहीं मालदीव से हमारा मैच करता है। सभी स्वदेशी आबादी को उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस केंद्रशासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति नहीं है, केवल एसटी ही निवास करते हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना, रस्सी बनाना, पर्यटन का एक उभरता हुआ उद्योग भी यहाँ पर है। जैविक कृषि, ये तो उस समय का था क्वेश्चन। अगला देखिए, ये रहा लक्षद्वीप अपना। ये केरल का कोची शहर है। कोची शहर से आप देखिए मिनिकॉय, ये सारे के सारे द्वीप, ये कावरती रहा, ये सारे के सारे द्वीप जो हैं ये लक्षद्वीप के ही हैं। अब देखिए हुआ क्या, क्यों यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। याद कीजिए, भारत ऐसा है, यहाँ पर अरेबियन प्रायद्वीप है। यहाँ से अरेब से हमेशा से भारत यात्री आते रहे हैं। इस्लाम के जन्म के बाद से भी बहुत सारे इस्लाम के धर्म प्रचारक से लेकर व्यापारी तक, ठीक है, बहुत सारे लोग भारत में आए। केरल, आपको पता है ईसाई धर्म के जन्म के पहले 100 वर्षों में ही ईसाई धर्म गुरु भारत आ गए थे। उसी प्रकार से इस्लाम के जन्म के पश्चात ही वहाँ से व्यापारी और जो लोग भारत आते थे उनके बीच में लक्षद्वीप पड़ता था, वहाँ पर वो ठहरते थे और वहाँ के लोकल आबादी का बहुत बड़े स्तर पर इस्लाम धर्म में कन्वर्जन भी हुआ, इसलिए वहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। और कई सारे अरेबी मूल के लोग भी वहाँ पर बहुत पहले से शुरुआती दिनों से निवास करते, इसीलिए वहाँ पर मुस्लिम धर्म ज़्यादा है, बस और कोई रीज़न है नहीं वहाँ पर। साल 2003 से भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। अब देखिए मालदीव के साथ हमारा डेटा जरा टूरिज्म का देख लीजिए। 2023 में 2,09,198 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे हैं। अब 2,09,198 को 4-5 लाख रुपया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कम से कम उतना तो खर्चा करेगा ही नहीं कोई मालदीव में जाएगा तो, है ना। उतना रुपए का इनकम किसको हुआ है? मालदीव को हुआ है। वहीं रूसी लोग मालदीव जाने वाले दूसरे सबसे बड़े टूरिस्ट हैं। 2023 में रूस से 2,09,146 टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। मालदीव के टूरिज्म भारत और रूस का हिस्सेदारी 11.1% है। हालांकि चीन भी तीसरे नंबर पर कायम है और 2022 में चीन 27वें नंबर पर था। तो चीन के लोग भी अब मालदीव काफ़ी पहुँचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी पहुँचने वाले की संख्या किसकी है? तो भारत से पहुँचने वाले की संख्या ज़्यादा है। मेरे हिसाब से घूमने के लिए सबसे घटिया जगह है मालदीव। विषुवत के पास में है, किसी भी मौसम में जाएंगे तो भयानक गर्मी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी और कुछ मिले ना मिले। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। मालदीव को जरा देख लीजिए क्या स्थिति है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक टोल गेट है। यह द्वीपीय श्रृंखला के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में संचार के 2 महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। मालदीव का फैलाव इस प्रकार से है, यहाँ से भी अच्छा खासा शिप जाता है और यहाँ से भी जाता है, इसलिए इसका थोड़ा सा भाव बढ़ा हुआ है आजकल। ये SLOCs पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी और होर्मुज की खाड़ी दक्षिण पूर्व मलक्का जनसंधि के बीच में पड़ता है। ये इसकी भौतिक अवस्थिति मुख्य रूप से प्रवाल भित्ति व एटोल शामिल हैं तथा अधिकांश क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं। मालदीव मुख्य रूप से निचले द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण खतरे में पड़ गया है और आने वाले दिनों में इंडिया आउट छोड़ो ना, मालदीव भी आउट होने वाला है दुनिया से। सही सुन रहे हैं आप? 100 से 150 सालों में ये द्वीप गायब हो जाएगा। अगले 200 सालों में तो पक्का गायब हो जाएगा। 200 साल क्या होता भाई? कुछ नहीं होता, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते अगले न्यूज़ पर, देखते हैं क्या है। अगला न्यूज़ है भगवान श्री राम के मंदिर ओपनिंग से संबंधित। देखिए, राम टेम्पल ओपनिंग ब्रिंग्स होप टू मुरादाबाद ब्रास ट्रेडर्स एज ऑर्डर फॉर आइडल्स। देखिए हो क्या रहा है दरअसल है, मुरादाबाद आपको पता है किसके लिए फेमस है? पीतल उद्योग के लिए। पीतल उद्योग के लिए फेमस है मुरादाबाद। मेरठ किसके लिए है? स्पोर्ट्स सामग्री के लिए। बैट मेरठ बहुत शानदार बनते, बैट, फुटबॉल, सारे स्पोर्ट्स, सारे आइटम, है ना। इसी प्रकार से जो अपना भदोई और मिर्ज़ापुर का इलाका वो किसके लिए फेमस था? तो कालीन के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर की कालीन बहुत महंगी होती है गुरु, लाख लाख रुपए की होती है, ठीक ना। और देखिए अब ये मैं क्यों लेकर आया हूँ टॉपिक, वो जरा सुन लिए। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन और राम लला नहीं आ रहे। राम पुरुष के रूप में ज़्यादा पूजे जाते हैं, न कि बाल्य रूप में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा आज का, कोई बात नहीं। बाल्य रूप का मतलब होता है, बाल्य रूप में पूजे जाते हैं कृष्ण। राम लला शब्द को प्रचलित कर दिया जा रहा है, जबकि राम तो पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं, एक आदर्श पुरुष के रूप में, ठीक है। राम लला आ नहीं रहे हैं, राम लला हैं ही हमेशा से यहाँ पर, ठीक है। तो इन शब्दों से ज़रा बचिएगा यूज करते समय। बाकी मैं देखिए बता क्या रहा था आपको कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है।
आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, 100% एग्री हूँ, इससे कोई किसी को नहीं वो होना चाहिए रोष। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, किस पर, तो इकोनॉमी पर। इसका ध्यान में रखिएगा। अयोध्या और यूपी, अयोध्या एक आपको पता ही है अपेक्षित शहर था, पूरी तरह से उपेक्षित था, ध्यान तक नहीं दिया था, आबादी भी उसकी घट गई थी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। तब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और उसके कारण से कहीं ना कहीं यूपी और देश की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राम केवल भारत के नहीं है। इंडोनेशिया में मुस्लिम कंट्री होते हुए वहाँ पर रामलीला, सबसे अच्छी रामलीला इंडोनेशिया में होती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, इन सभी जगहों पर पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, इन सभी जगहों पर राम और रामायण से जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं, भले वो किसी भी धर्म को मानते हों। तो टूरिज्म बढ़ने वाला है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, राम मंदिर की स्थापना का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सोचिएगा, लिखिएगा। ये एक उदाहरण है, मुरादाबाद के जो मूर्तियाँ हैं पीतल के बने हुए, राम मंदिर का हो गया या फिर राम भगवान की मूर्तियाँ हो गई, उसका डिमांड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये एक दिखाता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है। बाकी इम्पैक्ट आप सोचकर लिखेंगे इसका, ओके। और मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, ये मुझे बस आपको सवाल जनरेट करना था आपके मन में लिखने के लिए, इसलिए मैंने इसको लेकर आया था। अगले टॉपिक पर चलते हैं। IFC 130 ग्लोब मास्टर, अब इसको तो जानते होंगे आप लोग, क्या है ये PT फैक्ट हो गया आपके लिए। क्या है, तो इसको रात में कहाँ पर लैंड किया गया है, तो कारगिल में लैंड किया गया इसको, है ना। आपको पता ही होगा, इसको ग्लोब मास्टर हरकुलस कहा जाता है और इसको मैंने नज़दीक से देखा हुआ है। कॉलेज की तरफ से हम लोग गए थे, हिंडन एयरबेस, पता है गाज़ियाबाद में है ये, दिल्ली के दोनों तरफ एयरबेस है, हिंडन एयरबेस है, इधर पालम है। तो हिंडन एयरबेस सबसे बड़े एयरबेस में से देश का है, तो वहीं पर कॉलेज की तरफ हम गए थे, तो इसको नज़दीक से देखा था। बहुत ही विशाल दिखता है, छोटा सा प्लेन आ जाएगा इतना बड़ा होता है ये, डबल इंजन वाला, बहुत ही बड़ा होता है। और ये क्या है, तो ये सेना का मालवाहक जहाज़ है और टैक्टिकल और सामरिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार में बहुत सारे सैनिकों को उठाकर कहीं से कहीं भी ले जा सकता है ये। और इसका रात में हमने लैंडिंग कहाँ पर कर लिया है, तो करगिल में हमने लैंडिंग किया इसको रात में। तो कई बार PT फैक्ट में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हाल ही में इस तरह की लैंडिंग कहाँ पर आजमाया गया है, तो वो कारगिल में आजमाया गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आज से पहले रात में हम लोगों ने ग्लोब मास्टर को कारगिल में लैंड नहीं किया था। कारगिल में लैंड करने का मतलब है पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल समीप में हमने इसको लैंड किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बस इसको ध्यान में रखिएगा। और जहाँ पर इसको लैंड किया गया है वो 10,000 फीट के हाइट पर बना हुआ एयरपोर्ट है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका ख़राब ट्रेन है, पहाड़ की छोटी छोटी घाटियों से बीच कर गुजर कर लैंड करना पड़ता है, इसलिए मुश्किल था, लेकिन रात में लैंडिंग हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ ये रहा आपके लुटियंस और सुनहरी मस्जिद के बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल में देखिए, लुटियंस आपको पता ही है क्या है। लुटियंस एरिया है न्यू दिल्ली का इलाका, जहां पर आपको राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, कनॉट प्लेस, CP जिसका आप नाम सुनते होंगे, प्रधानमंत्री वगैरह का जो आवास था, जो मंत्री वगैरह रहते हैं, वो सब का सब लुटियंस क्या है, तो दिल्ली का प्रशासनिक, देश का प्रशासनिक केंद्र क्या है, तो लुटियंस है आपका। और आजकल तो बड़ा ही बदनाम हो गया है लुटियंस के शब्द, लेकिन लुटियन डिजाइनर था एडवर्ड लुटियन, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बेहतरीन का मतलब ग्रीनरी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पर जाते ही आपको ये एहसास हो गया कि हमारे शासक किस प्रकार से रहते हैं और गरीब जनता किस प्रकार से रहती है। सड़क पर एक पन्नी भी नहीं दिख सकता है आपको, बहुत ही हाई सिक्योरिटी और बहुत ही साफ़ सुथरा सुंदर सा जगह है ये सारा लुटियंस। अब इसी में एक मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद। देखिए, लुटियंस ने जब डिज़ाइन किया तो उसने ध्यान में रखा कि जो दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहर वाले केंद्र है वो टूटे ना। पूरा शहर डिज़ाइन किया गया था, वो न्यू दिल्ली का इलाका, तो उसमें उसने ध्यान में रखा जिसमें सुनहरी मस्जिद एक है। इसके अलावा वहाँ पर गुरुद्वारा बंगला साहिब भी आपको दिखेगा, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, ज़रूर जाइएगा कभी दिल्ली आए तो। और वहाँ पर एक कैथोलिक चर्च भी है, बहुत पुराना चर्च है वो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पुराने केंद्र हैं, छोटी छोटी मस्जिदें लुटियंस में आपको ऐसे ही कहीं चौराहा पर दिख जाएगा। जैसे 3 मूर्ति का जो चौक है वो ही पुराना है, काफ़ी सुंदर इलाका है, घूमने वाला इलाका है ये। तो ये सुनहरी मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC इसने बोला है, लोगों से सुझाव मांगे हैं कि क्या इसको तोड़ देना चाहिए।
150 साल पुराना सुनहरी बाग मस्जिद को तोड़ देना चाहिए क्या, तो इसको लेकर मांगा गया है सुझाव। और ये मस्जिद कोई बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा मस्जिद है। और ये भी दिखाता है ये कि बाद के मुग़ल एम्पायर जो थे वो कितने कमज़ोर हो गए थे, कितने गरीब हो गए थे, इतना छोटा सा बिल्डिंग जैसा मस्जिद बनाई, देख ही रहे हैं। लेकिन बीच चौराहा पर है ये मस्जिद, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चौराहे के बीचों बीच में मस्जिद है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए, रखना चाहिए? मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि चौराहे से भी ज़्यादा ये एक धरोहर हो जाता है, बहुत पुराना 150 साल पहले का बना हुआ है। तो अगर कोई विशेष दिक्कत ना हो तो आपको इसको संभाल कर ही रखना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी हैं लुटियंस में जो बीच चौराहे पर स्थित हैं, या चर्च भी है कई सारे जो चौराहे के बगल में स्थित हैं, और इसलिए मुझे लगता है धरोहर के रूप में इसको संभाल कर रखना चाहिए। सुझाव मांगा गया इसलिए मैं दे रहा हूँ, बाकी आपका सुझाव मुझसे भिन्न हो सकता है। सुनहरी मस्जिद के बारे में ज़रा पढ़ते हैं क्या है। सुनहरी बाग मस्जिद दिल्ली की विरासत का प्रतीक है। यातायात में बाधा। 24 दिसंबर को 2023 को जारी नोटिस में एनडीएमसी ने 1 जनवरी 2024 तक इस मामले में नागरिकों से आपत्ति और सुझाव मांगे थे कि क्या करना चाहिए। ये देख सकते हैं, इसका फ्रंट था, बैक भी मैंने आपको दिखाया है। बहुत ही छोटा सा मस्जिद है। अधिकारियों के अनुसार चौराहे पर स्थित होने की वजह से मस्जिद यातायात जाम का कारण बन रही है। यातायात जाम का कारण तो बनती ही है, ये सच है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। इसके कारण से जाम लगता ही लगता है ना। दिल्ली सरकार के 2009 की अधिसूचना के अनुसार मस्जिद को ग्रेड 3 विरासत भवन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन देखिए, एनडीएमसी सुझाव केवल दे सकती है, मांग सकती है। बाकी दिल्ली सरकार जब तक परमिट नहीं करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल की सरकार, तब तक इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा है कि जिस ज़मीन पर मस्जिद बनी है वह उनकी है। वक्फ बोर्ड तो पूरा भारत को ही अपना बोलता है, जहाँ इतनी ज़मीन देश में, सेना, रेलवे, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वह वक्फ बोर्ड के पास। एनडीएमसी का कहना है कि यह जमीन सरकार के स्वामित्व में है। 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय एनबीसी द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई की प्रतीक्षा में वक्फ बोर्ड द्वारा जारी याचिका पर कार्रवाई बंद कर दी है। उसके बाद सुनहरी बाग मस्जिद के बारे में जान लीजिए। सुनहरी बाग मस्जिद का निर्माण 1721 से 1722 मुगल रोशन उद्दौला द्वारा किया गया था। मस्जिद रोशन उद्दौला के आध्यात्मिक गुरु साहबीक को समर्पित है। और क्या है, यह चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास में स्थित है, जो पूर्व समय में लाल किला की ओर जाने वाले एक शाही मार्ग पर था। गुरुद्वारा शीशगंज वहीं पर है जहां पर सिख गुरु का गर्दन काटा गया था। बहुत ही खूबसूरत सा गुरुद्वारा है। और चांदनी चौक तो आपको पता ही है, लाल किला के ठीक सामने, जैसे ये लाल किला है ना, इसके ठीक सामने का जो रोड है, यहाँ पर गुरुद्वारा है, यहाँ पर आर्य समाज मंदिर है, यहाँ पर आपको सुनहरी मस्जिद दिख सकती है, यहाँ पर आपको हिंदू मंदिर दिख सकता है। सारे धर्म का यहाँ पर लाल किला के ठीक सामने बना हुआ है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली के 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है। 1783 में बघेल सिंह ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की शहादत की याद में इसको बनवाया था। गुरुद्वारा तेग बहादुर का मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 24 नवंबर 1675 को इसी स्थान पर सिर काट दिया गया था। तेग बहादुर जी, इन्हीं के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं। 1739 से फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। सुनहरी बाग मस्जिद में खड़े होकर नादिर शाह दिल्ली को लूटने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारी जनसभा हुई और शहर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। दिल्ली में गर्दन काट के मीनार बना दी गई थी नादिर शाह के एक फैसले के बाद। एक बार उसने बोला कि काटो, उसके बाद कौन हिंदू कौन मुस्लिम, दिल्ली के लगभग में मैक्सिमम लोगों का गला काट दिया गया था नादिर शाह का आक्रमण के पश्चात। मस्जिद में सैयद फजल उल हसन जैसे स्वतंत्रता सेनानी को भी दफनाया गया है, जिन्हें उनके उपनाम हसरत मोहानी के नाम से जाना जाता है। बिहार में स्पेशल हसरत मोहानी का बार बार आप नाम सुनते हैं, उनको दफनाया गया यहीं पर। क्यों? क्योंकि जब भी वो दिल्ली आते थे ना आंदोलन के कार्य से, तो वो यहीं मस्जिद में ही रुकते थे, इसीलिए। और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर रुकते थे। हसरत मोहानी बाद में संविधान सभा के सदस्य भी थे, जो जब भी दिल्ली आते थे इस मस्जिद में रहते थे। वो सड़क के स्तर से ऊपर एक चबूतरा पर बना सुनहरी मस्जिद तक सीढ़ियों तक पहुँचा जा सकता है। मस्जिद के शीर्ष पर 3 बल्बनुमा सोने का पानी चढ़ा हुआ गुंबद है, जिसे पतली मीनारें हैं। मस्जिद का अग्रभाग में 3 मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं। मस्जिद का आंतरिक भाग 3 खंडों में विभाजित है। मस्जिद के आंतरिक बाहरी दोनों हिस्सों में अरबी व पुष्प रूपांकनों के रूप में प्लास्टर सजावट का काम दिखाई देता है। ये मंदिर का बनावट हो गया। एकमात्र रीजन जिसके कारण से इसको सजो कर रखना चाहिए वो है हसरत मोहानी के कारण। ये उस समय के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में से एक है। इनका वहाँ पर आना जाना रहा है, इनके लिए वो मस्जिद बहुत ज़्यादा मायने रखता था। ये हमारे संविधान सभा के सदस्य भी बने और हमेशा आंदोलन के लिए इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। इनके कारण से इसको सजो का जरूर रखना चाहिए और एक धरोहर भी है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ते, वीडियो तो खत्म हो गया, आज तक यहीं तक न्यूज़ था आज का। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।